की ज़रूरत पेश आई तो उसके लिए चंद एक कायदे हैं। निस्बत अरबा को मद्देनज़र रखते हुए उन चारों कायदों का इस्तेमाल किया जाता है जो अभी इस लेक्चर नंबर 44 के अंदर मैं आपको मुख्तलिफ़ पार्ट्स के अंदर आप अहबाब के सामने ये लेक्चर को पेश करूँगा। तो पहले पार्ट के अंदर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कायदा नंबर तसहीह का जो एक है वो क्या है। जी हाँ, तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तसहीह का जो कायदा नंबर एक है वो ये है कि जब वुरसा के माबैन तारुज़ आए, वुरसा और रुऊस के दरमियान कसर वाक़े हो, उनका हिस्सा पूरा पूरा तकसीम ना हो, तो ला महला वो जो चार निस्बतें हमने लेक्चर नंबर 43 में पढ़ी थी उनमें से कोई ना कोई एक निस्बत ज़रूर पाई जाएगी। अगर तो निस्बत तमासुल की पाई जाए तो फिर तो मज़ीद किसी अमल की ज़रूरत ही नहीं है। जब एक फ़रीक पर कसर वाक़े हो, दो ही सूरतें होंगी, या तो एक फ़रीक पर कसर वाक़े होगी या फिर दो फ़रीक पर, या दो की बजाय हम मुतअद्दिद कह लेते हैं ज़्यादा फ़रीक पर। अगर एक फ़रीक पर कसर वाक़े हो तो उसके लिए तीन कायदे हैं, और अगर मुतअद्दिद फ़रीक पर कसर वाक़े हो तो उसके लिए चार कायदे हैं। इस तरह कुल मिलाकर ये 7 कायदे बनते हैं। तो हम चलते हैं पहले कायदे की तरफ कि अगर एक फ़रीक पर कसर वाक़े हो तो फिर क्या होगा, उसके दरमियान या तो निस्बत तबायुन की होगी या फिर निस्बत तदाखुल की होगी या फिर निस्बत तवाफ़ुक़ की होगी। तो हम बितरतीब एक एक निस्बत को, एक एक किस्म को एक एक पार्ट में ले लेते हैं ताकि आपको लेक्चर समझने में, मसाइल को हल करने में आसानी रहे। तो चलते हैं, हम एक मिसाल लेते हैं कि हमारे पास एक मसला है, वुरसा एक है। तो मैयत के वुरसा के अंदर नंबर 1 खामद है, नंबर 2 3 बेटियां हैं, और नंबर 4 हम कोई असबा ले लेते हैं, एक सगा भाई है। तो खामद का यहाँ पर हिस्सा, जब मैयत की औलाद हो तो खामद को 1/4 मिलता है। हमने खामद को 1/4 दे दिया। यहाँ पर मैं आसानी के लिए, ताकि ये आपको नज़र है, इसके आगे मैं आ जाता हूँ। तो 1/4 खामद को दे दिया, और 2/3 जब बेटियाँ मुतअद्दिद हों तो उनको 2/3 मिलता है, और सगा भाई जो है वो असबा बन जाएगा। तो यूँ जो हमारे पास ये हिस्सों की तफसील आई है, इस लिहाज से असल मसला जो है वो 12 से बन रहा है। असल मसला 12 से बना, और 12 में से जो चौथा हिस्सा है वो 3 बनता है। 4 3 बार 12, 12 को 4 पर डिवाइड किया, ऐसे ही 12 को 3 पर डिवाइड किया तो 3 4 बार 12, और 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो जवाब आ गया 8। 12 में से ये 11 माइनस कर लिए तो बाकी बचता है 1। अब खामद को 3 देना आसान है, कोई मुश्किल नहीं, इसमें तो कोई कसर वाक़ई नहीं हो रही। लेकिन बेटियां 8 हैं और बेटियों की तादाद 3 है और उनका हिस्सा 8 है, यहाँ पर कसर वाक़ई हो रही है, और फ़रीक भी 1 है। जब हमने 8 और 3 की निस्बत को चेक किया तो इनके दरमियान निस्बत तबायुन की थी। लिहाजा जब तबायुन की निस्बत हो तो रुऊस के तादाद, रुऊस के कुल को असल मसला में ज़रब देंगे। तो हमारे पास
رؤوس کی تعداد 3 ہے، لہذا ہم نے 3 کو اصل مسئلہ میں ضرب دی تو جواب آیا 36۔ اب یہ جس کو ہم نے اصل مسئلہ کے ساتھ ضرب دی ہے اس کو ہم جزء السہم کہتے ہیں، یعنی ہر وارث کا، ہر فریق کے حصے کے ساتھ اب اس کو ہم نے ضرب دینی ہے۔ تو 3 کو 3 کے ساتھ جو خامد کا حصہ تھا اس کے ساتھ ملٹی پلائی کیا تو جواب آ گیا 9۔ 36 کا چوتھا حصہ 9 ہی بنتا ہے، اور 3 کو ہم نے 8 کے ساتھ جو بیٹیوں کا حصہ ہے اس کے ساتھ ملٹی پلائی کیا تو جواب آیا 8 3 بار 24۔ ایسے ہی ہم نے 3 کو سگے بائی کا حصہ جو 1 تھا اس کے ساتھ ملٹی پلائی کیا تو جواب آیا 3 1 بار 3۔ جب ہم نے ان کے حصوں کو جمع کیا 3 بائی کا 24 بیٹیوں کا 27 ہو گیا اور 9 خامد کا، تو یہ ٹوٹل بن گئے 36۔ امید کرتا ہوں آپ کو قاعدہ نمبر 1 جب ایک فریق پر کسر واقع ہو رہی ہو تو اس میں جو جز الف ہے اس کی سمجھ آئی ہوگی، اور آپ آسانی کے ساتھ اب ہر فریق کے لیے ایسا یہ فارمولہ استعمال کر کے ان کو حصہ دے سکیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے آپ اس کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔